हेलो एवरीवन। आज हम फेडरलिज्म टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। पॉलिटिकल टर्म में डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले सबसे पहले आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मीनिंग समझ लेना है। यदि मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब चारों तरफ से पावर को कलेक्ट करना, एक सेंटर में आना। जैसे एक चारों तरफ से ये पावर किसी एक व्यक्ति के पास आ रहा है, इसे कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक या दो व्यक्तियों से पावर को लेकर और लोगों में दिया जाना, इसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। और इसी को जब हम पॉलिटिकल टर्म में देखते हैं तो उसे ही हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मीनिंग क्या होता है, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल बॉडीज। जब पावर को, सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर के लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों को दे दिया जाता है, तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे मेन पर्पस क्या रहा, जैसा कि हमने फेडरलिज्म में ही मेन इसका फीचर्स देखा था कि फेडरलिज्म में मिनिमम 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल। लेकिन इंडिया ने पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करते हुए 3 लेवल की गवर्नमेंट बना दी, जिसमें सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। हालांकि इंडिया में शुरू से ही, जब से संविधान बना तब से शुरू से ही हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था कि हम 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन समय के साथ साथ भारत ने लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दी और पावर को डिसेंट्रलाइज किया। और पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ली और उस पावर को लोकल बॉडीज़ को दे दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया। 1992 में हमारे संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन करके पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को लोकल बॉडीज़ के रूप में इन्हें पावर दिया गया। यही तो डिसेंट्रलाइजेशन है। पंचायत को गांव वाले क्षेत्रों में बनाया गया, यानी रूरल क्षेत्र में, और म्यूनसिपैलिटीज़ को अर्बन क्षेत्रों में बनाया गया। तो आप डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ गए। और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमारे संविधान संशोधन किए गए 1992 में। 73rd और 74th संविधान संशोधन किए गए और इसके माध्यम से हमारे संविधान में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया। यदि प्रश्न बनेगा कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोकल बॉडीज़ या डिसेंट्रलाइजेशन वाज एडॉप्टेड, तो आप बताओगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को हमारे संविधान में जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसके हम कुछ प्रोविज़न देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न जोड़े गए, क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान किया गया, इट में होल्डिंग रेगुलर इलेक्शन फॉर पंचायत, जो कि रूरल क्षेत्र में बनाया गया, एंड म्यूनसिपैलिटीज़ अर्बन क्षेत्र में, इसे मैंडेटरी कर दिया गया। मतलब जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो उसमें पहला प्रोविज़न किया गया कि जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इनके लिए नियमित चुनाव, रेगुलर चुनाव कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि अब इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया है। इससे पहले भी पावर को डिसेंट्रलाइज तरीके से भारत में एक्सरसाइज किया जा रहा था, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था उसका इलेक्शन कराना, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडिंग नहीं था। लेकिन अब जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंतर्गत ला दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, तो अब ये बाध्यता हो गई है कि जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो पंचायत हों या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ हो, इसके लिए कंपलसरी रेगुलर इलेक्शन कराना मैंडेटरी कर दिया गया। इसके अलावा दूसरा प्रोविज़न है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट लोकल इलेक्शन। और जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के लिए जो इलेक्शन कराया जाएगा, ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी 2 बॉडीज संभालती हैं। एक पूरे नेशनल लेवल के जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के हों, लोकसभा के हों या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और इसके अलावा जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत, इनके इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया। तो दूसरा प्रोविज़न क्या किया गया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत, इनके इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया। अगला प्रोविज़न देखते हैं, तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट शेयर
सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल बॉडीज़। अब साथ ही साथ ये भी प्रोविज़न किया गया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, यदि इनका इलेक्शन भी हो रहा है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंतर्गत इस्टेब्लिश भी कर दिया गया, तो ये कुछ फंक्शनिंग भी तो करेंगे, काम भी तो करेंगे, तो काम के लिए इन्हें पैसे की ज़रूरत होगी। और पैसे देने के लिए किसको जिम्मेदार बताया गया? स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयर करेगी और पावर भी शेयर करेगी लोकल बॉडीज़ को, ताकि ये अपने फंक्शनिंग के लिए, अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए पैसे के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि पैसों के लिए ये इंडिपेंडेंट हो। इन्हें कुछ टैक्स लगाने की भी छूट दी गई या पावर दी गई। तीसरा प्रोविज़न ये रहा। चौथा प्रोविज़न है सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत हैं, इनके लिए हमेशा, जैसे आपके गांव में ही होता होगा, पंचायत का चुनाव होता है तो सरपंच का चुनाव होता है हर 5 साल में, ऐसे ही म्यूनसिपैलिटीज़ का। तो आप देखते होंगे कि हर 2-3 सालों में कुछ न कुछ ऐसा रिजर्व होता है कि इस बार अब पंचायत का चुनाव होगा तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित है, मतलब महिला सरपंच ही बन पाएंगे। कभी कभी आप देखते हो कि किसी साल ऐसा होता है कि इस बार जो इलेक्शन में SC या ST या फिर OBC सीट से ही कोई व्यक्ति चुनाव जीतेगा और वही सरपंच बन पाएगा। तो क्या किया गया, जो SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई। अच्छा, सीट रिजर्व करने के पीछे मेन पर्पज़ क्या रहा होगा? मेन पर्पज़ ये रहा होगा कि ये जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, इन्हें भी पावर में हिस्सेदारी दिया जाए, इन्हें भी स्ट्रीम लाइन में लिया जाए, ताकि ये भी डिसीजन ले पाएँ और अपने वर्ग के साथ साथ समाज के या अपने गांव क्षेत्र के सभी वर्गों का विकास कर पाएँ। तो चौथा प्रोविज़न ये रहा। अगला प्रोविज़न देखते हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर एक्सप्लिसिटली रिजर्व फॉर वुमेन। और कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित कर दिए गए। मतलब जितने भी इलेक्शन होंगे पूरे, उसमें जितने भी सीट होंगी पंचायत के या सरपंच की, उनमें कम से कम 1/3 सीट रिजर्व होंगी। 1/3 सरपंच महिला ही बनेगी, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ हो, चाहे वो पंचायत हो। मतलब यदि पंचायत में 9 लोगों को सरपंच बनाना है, तो 9 में से 1/3 मतलब कम से कम 3 सरपंच ऐसे होंगे जो महिला होंगे। ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 जरूर होने हैं। ठीक है, मतलब हमने अभी तक क्या देखा? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर अन्य सभी स्रोतों से एक व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज हो रहा है या केंद्रीकृत हो रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर 1 या 2 लोगों से लेकर के अन्य लोगों में शेयर किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग में हमने ये समझा था कि जब व्हेन पावर इज़ टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल बॉडीज़, जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल बॉडीज़ को दे दिया जाता है, तो यही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे मेन पर्पज़ था कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, उन्हें लोकल लेवल पर ही आसानी से सुलझाया जा सके, क्योंकि लोकल लोगों को अपने लोकल एरिया के बारे में, उन समस्याओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी होता है, तो वो उनके बेहतर सोल्यूशन के लिए अच्छा रिसोर्स बन सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमारे संविधान में 1992 में संशोधन किए गए, 73rd संशोधन, जिसके माध्यम से हमारे संविधान में पंचायत को ऐड किया गया। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके तहत हमारे संविधान में म्यूनसिपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि क्या क्या प्रोविज़न ऐड किए गए। पहला प्रोविज़न था कि जो पंचायत हैं, जो रूरल वाले क्षेत्रों में, गांव वाले क्षेत्रों में, और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इनका इलेक्शन रेगुलर कराना मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। दूसरा प्रोविज़न किया गया कि इनके इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई? स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, वो स्वतंत्र होगी, किसी के दबाव में इलेक्शन नहीं करवाएगी, वो रेगुलर इलेक्शन कराने के लिए आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है और पावरफुल भी है। इसके अलावा तीसरा प्रोविज़न रहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो पावर और रेवेन्यू शेयर करेगी लोकल बॉडीज़ को, ताकि ये लोकल बॉडीज़, पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ अपने डे टू वर्क को आसानी से मैनेज कर पाएँ या उन्हें आसानी से कर पाएँ। इसके अलावा जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं या समाज के ऐसे वर्ग जो
पावर में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते, SC ST और OBC के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एटलीस्ट 1/3 सीट रिजर्व की गई। ये रहा पूरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप इन 5 पॉइंट्स को ज़रूर नोट करिएगा। यदि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो ये 5 पॉइंट्स आपको 5 मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी हैं। नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।